हेलो बच्चों, राम राम सारे आना है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में। ठीक है, अगर हम हुक्स लॉ का यूज़ करते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ का यूज़ करके हम कई प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इसी टॉपिक पर रहेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। एक बार हम पिछला टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। हुक्स लॉ के बारे में क्या पढ़ा था हमने। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक वायर है। ठीक, वायर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम मान लेते हैं वाई है। ठीक है, इस वायर के नीचे हमने एक लोड लगा रखा है। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर हमने कुछ भी वेट नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो ये वायर अपनी, तो इस वायर की नेचुरल लेंथ हम मान लेते हैं एल है। ठीक है, अब बच्चों क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर एक लोड लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी हमने एक छोटा सा वेट यहाँ पे रख दिया, उससे क्या होगा, वायर की जो लेंथ है वो हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वेट रख दिया है। स्टार्टिंग में ये हमारी वायर की क्या थी, ये हमारी वायर की नेचुरल लेंथ थी। ठीक है, अब वायर में इतना इलोंगेशन आ गया। ठीक, अब वेट को डबल कर देते हैं, उससे क्या होगा, हमारी वायर थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। पहले हमने एक वेट रखा हुआ था, अब हम इसमें एक वेट और रख देते हैं। ठीक है, तो वायर की लेंथ और ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है। हम मान लेते हैं ये 2x हो गई। ठीक है, वेट डबल किया तो लेंथ भी डबल स्ट्रेच हो गई। हम फिर भी नहीं माने। ठीक, हमने अब वेट ट्रिपल कर दिया। ट्रिपल करने से क्या होना चाहिए, हमारी लेंथ कितना स्ट्रेच होना चाहिए, ये जो रिलेशन चल रहा था इसके अकॉर्डिंग तो हमारी लेंथ क्या हो जानी चाहिए, अब 3x हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों हुक्स ने क्या देखा कि ये लेंथ हमारी 3x ना होके क्या हो गई थी, 3x प्लस एक्स नोट। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलोंगेशन आया एक्स नोट का, तो हुक्स का दिमाग चकराया कि हमने कोई वेट नहीं था तो नेचुरल लेंथ क्या थी एल, हमने एक वेट लगाया तो लेंथ क्या इंक्रीज हो गई एक्स से। ठीक है, हमने वेट डबल किया तो इलोंगेशन डबल हो गया 2x, हमने वेट ट्रिपल किया तो इलोंगेशन ट्रिपल होना चाहिए था, 3x होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इलोंगेशन आया 3x प्लस एक्स नोट का। ठीक है, तो वो सोचने लगा कि ये एक्स्ट्रा इलोंगेशन आया कैसे। ठीक है, सोचते सोचते उसने एक प्लॉट बनाया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। स्ट्रेस क्या है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं हमारी वायर पे, ठीक है, पर यूनिट एरिया, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन होगा हमारा कितना इलोंगेशन आया है एज कंपेयर टू हमारी नेचुरल लेंथ के। ठीक है, इन दो चीज़ों के बीच में जब उसने ग्राफ बनाया तो वो हम आगे पढ़ेंगे, उसी पे तो हमारी क्लास है ये। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा इलोंगेशन आई है हमारी, इसको हम बोलते हैं परमानेंट
सेट, ठीक है? कि हमारी लेंथ एक्स नॉट इलोंगेशन से परमानेंटली सेट हो गई है यहाँ पे, ठीक है? अब अगर हम ये लोड हटा दें, तो ये वापिस हमारी वायर यहाँ पर आके नहीं रुकेगी अपनी नेचुरल लेंथ पे। हमारी वायर अब एल प्लस एक्स नॉट, ठीक है? यानी कि हमारी लेंथ की वायर अब इतनी परमानेंटली सेट हो गई है, ठीक है? एक्स्ट्रा इलोंगेशन एक्स नॉट के साथ। अगर हुक्स लॉ हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, फॉर स्मॉल elongation the stress and strain are proportional to each other, ठीक है? This is known as Hooke's law. Stress proportional to strain, और प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है? ये प्रोपोर्शनलिटी का, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और एक नाम और होता है इसका, क्या नाम होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो अब बनाते हैं हमारी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें क्या था कि हमारे पास यहाँ पर हुक्स क्या कर रहा था, स्ट्रेस नोट करता जा रहा था, और यहाँ पे स्ट्रेन, ठीक है? तो बच्चों क्या हो रहा था कि जब तक डिफॉर्मेशन स्मॉल थी, ठीक है, या फिर हम बोलते कि इलोंगेशन जब तक स्मॉल थी, जब तक हम कम वेट लगाते जा रहे थे, तब तक क्या हो रहा था, प्रोपोर्शनैलिटी में इलोंगेशन आ रही थी, ठीक है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन चल रहा था हमारा। लेकिन जैसे ही हमारा लोड ज़्यादा होगा तो ये प्रोपोर्शनैलिटी चेंज हो जाती है, ओके? जब तक हमारी इलोंगेशन स्मॉल है, तब तक क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है? यानी कि दोनों के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है? उसके बाद में जैसे-जैसे हमारा लोड बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे स्ट्रेन प्रोपोर्शनल ना होके उसमें डेविएशन आ जाएगी, ठीक है? ये डेविएशन हमारी अब इंक्रीज़ होती रहेगी धीरे-धीरे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में ये फिर से डिक्रीज़ हो जाएगी। हमारी कुछ इस टाइप की कर्व मिलती है हमको, हमारा ओ बोल देते हैं। जहाँ तक हमारा प्रोपोर्शनैलिटी रीजन चल रहा है,
उस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। इसको हम सी बोल देते हैं। इस पॉइंट को हम डी बोल देंगे। ये पॉइंट हमारा ई बोल देते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कशन करते हैं कि ये इस कर्व से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक। जहाँ तक हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का रीजन चल रहा है उसको हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ तक हमारा इलास्टिक बिहेवियर शो हो रहा है, ठीक। हमारी वायर यहाँ पर इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रही है, ठीक है। ए से बी के रीजन में, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमारी वायर खुद कंफ्यूज है कि वो इलास्टिक है या प्लास्टिक है, ठीक है। मिक्स बिहेवियर शो कर रही है ये। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों बिहेवियर शो कर रही है। बी से लेके डी तक, ठीक है। बी के बाद में ये वायर हमारा प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी। तो इलास्टिक बिहेवियर ओ से लेके ए तक, उसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या है हमारी, इलास्टिसिटी हम बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप वापस रिगेन कर लेती है तो उस बिहेवियर को हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर, ठीक। यानी कि हमने स्ट्रेस लगाया बॉडी पर, ये यहाँ पर हमने हमारी वायर पर लोड जब लगाया, यानी कि इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। स्ट्रेस प्रोड्यूस होने से इसमें इलोंगेशन आया। लेकिन जैसे ही हम इस लोड को हटा लेंगे, ठीक है, हटाने से क्या होगा, वायर वापस अपनी नेचुरल लेंथ एल में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये वायर अभी इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आएगा इस केस में हमारा इलास्टिक बिहेवियर। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हम लोड बढ़ाते गए, उससे क्या हुआ, एक टाइम इंटरवल तक तो हमारी वायर ने इलास्टिक बिहेवियर शो किया। यहाँ पर इलोंगेशन क्या था, 2x का। लोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस वायर अपनी एल लेंथ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, लोड हमने फिर से इंक्रीज कर दिया, तो अब वायर में क्या हुआ, एक परमानेंट इलोंगेशन आ गई, ठीक है। अब ये लोड हटाने से वायर अपनी लेंथ एल को वापस रीगेन नहीं करेगी। अब हमारी वायर की लेंथ बनेगी एल प्लस एक्स नॉट, ठीक है। तो यानी कि अब वायर में इलास्टिसिटी नहीं बची है, अब वायर में एक परमानेंट इलोंगेशन आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। तो ए तक तो हो गया हमारा इलास्टिक बिहेवियर। ए से बी में क्या होगा, हमने स्ट्रेस थोड़ा लगाया, स्ट्रेन हमको उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मिला, ठीक है। फिर भी हम अगर स्ट्रेस को हटा लें तो वायर अपनी नेचुरल पोजीशन में वापस आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अभी तक उसमें प्लास्टिक बिहेवियर नहीं आया है। वायर में स्ट्रेस और स्ट्रेन में प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी परमानेंट इलोंगेशन अभी भी नहीं आया। स्ट्रेस को हटाने पे वायर अपनी नेचुरल पोजीशन पे चली जाएगी। लेकिन बी के बाद में, ठीक है, ये जो रीजन हमारा बी से लेके डी तक, यहाँ पर क्या होगा, वायर में एक परमानेंट इलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है। जब लोड को हटाएंगे तो वायर एक परमानेंट इलोंगेशन को एक्वायर कर लेगी। जैसे कि ये सी पोजीशन पर है, सी पोजीशन पर हमारा जो स्ट्रेस था, ठीक है, ये स्ट्रेस को अगर हम हटा लें, ठीक है, हटाने के बाद भी हमारा स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन हमारा बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ स्ट्रेन की वैल्यू अभी भी रहेगी वायर में।
यानी कि एक परमानेंट इलोंगेशन रहेगा। इसको हम बोलते हैं परमानेंट इलोंगेशन। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स नॉट है। ठीक है, ये क्या बनेगा, परमानेंट सेट। ठीक है, हमारी वायर की लेंथ इतनी वैल्यू से परमानेंटली सेट हो गई है। तो चलो लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। फ्रॉम द ग्राफ region between O and A is linear and obeys Hooke's law। O से A तक का रीजन हमारा क्या है, लीनियर है और हुक्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। इसका मतलब है कि द बॉडी रीगेन its original shape after removal of applied force। ठीक है, जैसे ही हम जो फोर्स हमने अप्लाई की थी वो हटाएंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। thus body behave as an elastic body। ठीक है, तो ओ से ए वाला रीजन हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, अब हम बताते हैं ए से बी में क्या हो रहा है। इन द रीजन ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल होते तो उनके बीच में एक लीनियर ग्राफ बनता। अब लीनियर ग्राफ नहीं आ रहा है, एक कर्व आ रही है, तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो चुकी है। बट द बॉडी स्टिल returns to its original shape when the load is removed। ठीक है, जब हम फोर्स को हटाएंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को वापस रीगेन कर लेगी। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है लेकिन फिर भी वो इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रही है इन द रीजन ए टू बी। ठीक है, और ये जो पॉइंट बी है, ठीक है, जहाँ तक हमारी बॉडी इस इलास्टिक बिहेवियर को शो करेगी उस पॉइंट बी को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। द पॉइंट बी इन द कर्व is known as yield point।
also known as the elastic limit. ठीक है, बी हमारा क्या बनेगा? यील्ड पॉइंट। और इसके कोरिस्पोंडिंग हमारी जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सिग्मा वाई एंड द कोरिस्पोंडिंग ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? बी से लेके डी तक का रीजन। ठीक है, जहां पर हमारी बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर को शो कर रही है, उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। व्हेन लोड इज फर्दर इंक्रीज्ड, ठीक है, जब हम लोड को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेन इंक्रीजेस rapidly even for a small change in the stress। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो, स्टार्टिंग में जब तक हमारी बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही थी, तब क्या हो रहा था? स्ट्रेस में तो हमारा कितना चेंज आया? इतना। और स्ट्रेन में कितना आया? सिर्फ इतना चेंज। ठीक है, लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी में था। जिस हिसाब से हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा था, उसी हिसाब से हमारा स्ट्रेन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, लेकिन बी से लेके डी तक क्या हो रहा है? हमारा स्ट्रेस कितना चेंज हुआ? स्ट्रेस यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना ही हमारे स्ट्रेस में चेंज आया। लेकिन स्ट्रेन में कितना चेंज आ गया? स्ट्रेन में हमारे चेंज आया यहाँ से लेके यहाँ तक, स्ट्रेन में इतना चेंज आया। यानी कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मिल रहा है। ठीक है, कि हमने फोर्स तो थोड़ी सी लगाई और वायर की लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो गई। द पोर्शन B to D of the curve shows this। ठीक है, when the load is removed, say at some point C, the body does not returns to its original shape। ठीक है,
the body will have a permanent set in its dimension। ठीक है, कि हम मान लेते हैं कि हमने बी से डी के बीच में कोई पॉइंट सी ले लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे जो लोड लगा रखा था हमने सी पॉइंट पर, जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दे रहे थे उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो रिमूव कर दिया यानी कि स्ट्रेस हमने जीरो कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हमारी बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ पर नहीं पहुंची। ठीक है, हमारी बॉडी को यहाँ पर आना चाहिए था, हमारी बॉडी की जो डायमेंशन थी, जो शेप थी, वो यहाँ पर पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो उसका जो स्ट्रेन था वो यहाँ पर नहीं आया। कहाँ पर आया, यहाँ। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक परमानेंट सेट आ गया है, उसकी जो शेप है, उसकी जो डायमेंशन है, वो परमानेंटली चेंज हो गई है। ठीक है, द डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन किसको बोल रहे हैं, जो चेंज आया है। ठीक है, डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब जो डिफॉर्मेशन आ गई, जो वायर की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, तो वो हो ही गई। ठीक है, उसको अब छेड़ा नहीं जा सकता, अब उसको ओरिजिनल शेप में वापस नहीं लेके आ सकते। और ये जो पॉइंट है, डी पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, डी पॉइंट हमारा शो करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को। ठीक है, हमारा जो डी पॉइंट है वो शो करेगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को। सिग्मा यू। द पॉइंट डी on the graph is ultimate tensile strength of the material। अब डी तक हमने एक्सप्लेन कर दिया हमारी कर्व को। ठीक, बी से लेके डी तक क्या होगा कि हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन डी से ई में क्या होगा, हम स्ट्रेस को घटाएंगे, लेकिन स्ट्रेस को घटाने के बाद भी हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेन हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेस हमने घटाया, लेकिन स्ट्रेन फिर भी हमारा इंक्रीज होता रहा। ठीक है, यानी कि हम लोड को रिमूव कर रहे हैं, फिर भी हमें हमारी वायर में जो इलोंगेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा हमारी वायर टूट जाएगी। ठीक है, उसमें
फ्रैक्चर हो जाएगा। और वो कौन सा पॉइंट होगा? वो होगा पॉइंट ई। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर आके हमारी वायर जो भी है, बॉडी है, वो उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड द पॉइंट डी strain is produced even by the reduced applied force। ठीक है, कि हम अप्लाइड फोर्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं, फिर भी हमारा स्ट्रेन इंक्रीज होता जा रहा है। फाइनली फ्रैक्चर will occur at the point E। आगे देखते हैं। आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी होगी, डक्टाइल नेचर और ब्रिटल नेचर। डक्टाइल नेचर क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को पीट-पीट के उसकी लंबी वायर्स बना सकें। ठीक है? यानी कि उसको हम खींचते जाएँ, खींचते जाएँ, खींचते जाएँ और वो जल्दी से टूटे ना। ठीक है? उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टाइल नेचर। ठीक है? और ब्रिटल नेचर क्या होता है? कि हम उस पर एक हथौड़ा मारें और वो टूट जाए। ठीक है? यानी कि वो ब्रिटल इन नेचर है, जल्दी टूट जाता है। तो वो कैसे पता चलेगा? यहाँ हमारी कर्व में, ठीक है, डी तक हमारी वायर क्या हो रही है? प्लास्टिसिटी शो कर रही है। उसके बाद में क्या होगा? जैसे ही हम डी के बाद में हमारे लोड को अगर कम भी करना चाहें, उसके बाद भी उसकी लेंथ हमारी क्या होगी? इलोंगेशन क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, स्ट्रेन इंक्रीज होता जाएगा उसमें। यानी कि लोड कम करने पे भी उसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है और ई पे आके क्या हो रहा है? वो टूट रहा है। ठीक है, अगर ये हमारा टूटने वाला पॉइंट दूर हो, समझ रहे हो? अगर ई पॉइंट यहाँ पे ना होके यहाँ पे हो तो क्या होगा? हमने लोड कम किया, लेकिन लोड कम होने के बाद भी उसका इलोंगेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहाँ जाके टूटेगा वो? बहुत दूर जाके टूटेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? डक्टिलिटी। ठीक है, यानी कि हम उसको पीट-पीट के उसकी लंबी वायर बना सकते हैं। कब तक वायर बना सकते हैं? जब तक कि वो टूटना शुरू ना कर दे। और कब टूटना शुरू करेगा? वो बहुत दूर जाके टूटना शुरू करेगा। ठीक? और अगर ये ब्रेकिंग पॉइंट हमारा बिल्कुल पास हो, ठीक है? तो क्या होगा? प्लास्टिसिटी जहाँ पे खत्म होगी उसके जस्ट बाद में टूट जाएगा। ठीक है? उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल। तो अगर हमारा डी और ई पॉइंट पास-पास हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो बॉडी हमारी ब्रिटल इन नेचर है। और अगर डी और ई हमारा दूर-दूर हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? वो डक्टाइल इन नेचर है। If the ultimate strength D and fracture point E are close to each other, then the material is said to be brittle। ठीक है,
और अगर हमारे पॉइंट डी और ई दूर-दूर होंगे तो D and E are far apart, then the material is said to be ductile in nature. ब्रिटल नेचर किस काम आता है? हमारा ब्रिटल नेचर आता है जहाँ पे हमें वायर में स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? जैसे कि लिफ्ट वायर या फिर बोल दो स्ट्रेंथ वायर्स, जहाँ पर हमें मजबूत वायर चाहिए। लिफ्ट में जो हम वायर लगाते हैं वो मजबूत होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो वहाँ पे हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करते हैं जो ब्रिटल हो। और डक्टाइल कहाँ पे काम आता है हमें? हमारा डक्टाइल नेचर काम आता है जहाँ पर हमें लेंथ इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, ठीक है? जहाँ पे हमें ज़्यादा लेंथ चाहिए वायर की, तो वहाँ पे हमें डक्टाइल नेचर ज़्यादा काम करे। फॉर मेकिंग लॉन्गर वायर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय श्री राम।